और ये बताता है कि कैसे पिघलती बर्फ के नीचे से कुछ बहुत पुराना और शायद खतरनाक बाहर आ जाता है। कहानी एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग पड़े शहर बीवर मिल्स की है। हाँ। और कैसे वहां की जिंदगी एकदम पलट जाती है जब 10,000 साल से सोया हुआ एक बर्फीला ड्रैगन, जिसे वियोन कहा गया है। हाँ, वियोन, जब वो जाग उठता है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे सीधे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ता है। मतलब बर्फ का पिघलना ही उस जीव के जागने का कारण बनता है। अच्छा। हाँ, कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। एक मछुआरा है, वो अपनी उंगली काट लेता है मछली साफ करते हुए, और खून की बस एक बूंद पानी में गिरती है और हजारों साल से बर्फ में दबा वो भूखा वियोन जाग उठता है। बाप रे। और उसे अपना पहला शिकार बना लेता है। ये मतलब कहानी का टोन तुरंत सेट कर देता है। सही बात है कि प्रकृति का बदलाव एक प्राचीन खतरे को बाहर ला रहा है। बिल्कुल। और फिर कहानी हमें बीवर मिल्स शहर ले जाती है। यहाँ किरदारों का एक दिलचस्प मिक्सचर है। जेक है, एक बाहरी आदमी, कारपेंटर है। हाँ, जो भाई की मौत के बाद वहां आया है, शायद एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, शायद। फिर क्लेयर है, जो लोकल रेस्टोरेंट में काम करती है। वो शायद शहर की नब्ज समझती है। हो सकता है। और डॉक्टर डेविड भी है। हाँ, डॉक्टर डेविड, वो क्लेयर में इंटरेस्टेड लगता है, पर कहानी में उसका रोल कुछ और ही निकलता है ना? हाँ, आगे पता चलता है। और एडना भी है, वो मारे गए मछुआरे की पत्नी। हाँ। वो जो रोज अपने पति का नाश्ता ऑर्डर करती है, दुख से जूझ रही है। बिल्कुल। ये किरदार कहानी को एक मानवीय चेहरा देते हैं, पर हमें पता है कि उनकी ये साधारण जिंदगी अब खतरे में है। सही कहा। खतरा एकदम से सामने नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है, जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। हाँ, वो बिल्डअप होता है। पहले कर्नल के गार्डन में आसमान से वो हिरन का कटा सिर गिरता है। हाँ, वो तो बड़ा अजीब था। मतलब कहाँ से आया? हाँ, बिल्कुल, एक अजीब परेशान करने वाली घटना। फिर हैस है, एक अनुभवी शिकारी। वो जंगल में जाता है और उसे विशाल अजीब से निशान दिखते हैं, और गोबर भी। अच्छा, मतलब किसी बड़े जानवर का? हाँ, बहुत बड़े। और फिर उसका सामना भी होता है उस जीव से, जिसे वो मॉन्स्टर कहता है। Okay. ये छोटी छोटी घटनाएं टेंशन बढ़ाती जाती हैं। और फिर वो टर्निंग पॉइंट आता है जब जेक को जंगल में डॉक्टर डेविड का कटा हुआ हाथ मिलता है। हाँ, वो बहुत शॉकिंग था। ये सिर्फ एक और अजीब घटना नहीं है, ये तो पक्का सबूत है कि खतरा असली है और जानलेवा है। बिल्कुल। अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहीं से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। हाँ, अब शेरिफ को सीरियस होना पड़ेगा। बिल्कुल। शेरिफ डॉसन, जो शायद पहले हेस की बातों को हल्के में ले रहा था, हाँ, शायद सोच रहा होगा शिकारी है, बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। हो सकता है, पर अब वो इसे गंभीरता से लेने पे मजबूर है। वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, चेतावनी जारी करता है। क्या कहता है? घरों में रहो, जंगल में मत जाओ। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो शहर का सालाना त्योहार कैंसिल करने से मना कर देता है। अरे क्यों? डर फैलने से रोकने के लिए। हाँ। ये क्लासिक दुविधा है ना, सुरक्षा या लोगों का मनोबल। हाँ, पर जेक इस पर सवाल उठाता है। वो बाहरी है, शायद इसलिए वो स्थिति को ज्यादा साफ देख पा रहा है। हो सकता है, या शायद शेरिफ लोकल पॉलिटिक्स और लोगों की भावनाओं में ज्यादा फंसा हुआ है। ये फैसला कहानी में टेंशन और बढ़ा देता है। और ये टेंशन जल्दी ही एक्शन में बदल जाती है। शेरिफ खुद एक फार्म पर हमले की जांच करने जाता है। और वहां का नजारा देखकर, मतलब लाश देखकर, वो बेहोश हो जाता है। बाप रे। उधर रिटायर्ड कर्नल ट्रेविस, जिसे पहले कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। हाँ, उसे सब बूढ़ा समझ रहे होंगे शायद, पर अब वो ड्रैगन को आसमान में देखता और उस पर गोली चलाता है। अच्छा। वो डिप्टी सूजी और रेडियो ऑपरेटर हैटन को चेतावनी देने की कोशिश करता है, पर उसे फिर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अरे यार। ये दिखाता है कि कैसे असाधारण परिस्थितियों में लोग चेतावनियों को मानने से हिचकते हैं। सही बात है, यकीन करना मुश्किल होता है। और फिर वो क्षण आता है जब अनदेखी नहीं की जा सकती। ड्रैगन शहर पर हमला कर देता है। हाँ, सीधे शहर पर। वो पहले रेडियो स्टेशन को निशाना बनाता है, संचार काट देता है। ये तो सोची समझी चाल लगती है, शहर को अलग थलग करने की। बिल्कुल। फिर डिप्टी सूजी मारी जाती है और पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। पूरी तरह अफरा तफरी। हाँ, अराजकता। जेक और क्लेयर रेस्टोरेंट में फंस जाते हैं और ड्रैगन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ओह, ये तो बहुत नजदीकी मामला हो गया। हाँ, ये खतरा अब बिल्कुल उनके सामने है। रेस्टोरेंट में फंसे लोग, जेक, क्लेयर, हैटन, फर्ली और हेज, अब इस जीव को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि आखिर ये है क्या भला। क्लेयर इसे ड्रैगन कहती है
और हेज, जिसका नॉर्वे से कनेक्शन है, वो इसे नॉर्स माइथोलॉजी से जोड़ता है। नॉर्स माइथोलॉजी जैसे थॉर और ओडिन वाली। हाँ, वही। वो इसे वियर्न कहता है, नर्क में जन्मा बेहद भूखा ड्रैगन जिसे ओडिन ने बर्फ में कैद किया था। अच्छा, तो मिथक को कहानी में ले आया। हाँ, यहाँ कहानी माइथोलॉजी का इस्तेमाल करती है उस चीज को समझाने के लिए जो शायद मॉडर्न साइंस की समझ से परे है। ये दिलचस्प है कि कैसे पुरानी कथाएं अक्सर ऐसे खतरों के लिए एक तरह से रूपक का काम करती हैं। बिल्कुल। हेज ये भी कहता है कि उसके पिता ने बर्फ पिघलते समय ड्रैगन जैसी दहाड़ सुनी थी। ये मिथक को वर्तमान घटना से जोड़ता है। लेकिन फिर हेज बलि वाली बात करता है। हाँ, कि पुराने लोग वियर्न को शांत करने के लिए इंसानी बलि देते थे। अरे नहीं, है कि मॉडर्न समाज ऐसे प्राचीन क्रूर समाधानों को स्वीकार नहीं कर सकता। सही है, उन्हें लड़ने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। बिल्कुल, और लड़ने के लिए जानकारी चाहिए। तो जेक और क्लेयर शेरिफ को ढूंढने निकलते हैं। क्या वो मिलता है? नहीं, पर वो ड्रैगन को जंगल में उतरते देखते हैं। जेक अकेले जाकर उसका घोंसला ढूंढता है। अकेले? ये तो बड़ा जोखिम है। हाँ, पर जरूरी लगता है उसे। इसी बीच क्लेयर पर हमला होता है जिसे जेक बचा लेता है। अच्छा हुआ। तभी कर्नल भी वहां पहुंचता है और बताता है कि ड्रैगन लोगों को शहर से भागने से रोक रहा है। मतलब उन्हें फंसा रहा है? हाँ, एक भयावह रणनीति है, शिकार को फंसाए रखना। और तभी पता चलता है कि शेरिफ को भी ड्रैगन उठा ले गया है। ओहो, अब शहर न सिर्फ बाहरी दुनिया से कटा हुआ है बल्कि लीडरशिप भी नहीं है। हाँ, अब मदद बुलाना और भी जरूरी हो जाता है। हैटन को अपने स्टूडियो के दूसरे रेडियो का ख्याल आता है। अच्छा, एक बैकअप था। हाँ, पर उसके लिए एक शक्तिशाली एंटीना चाहिए। तो अब एंटीना ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो जेक और हैटन एंटीना लाने के लिए स्टोर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ हथियार भी मिल जाते हैं, गन्स वगैरह। हाँ। और स्टोर पर पहुंचकर ड्रैगन फिर हमला करता है। अरे यार, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल। ये एक और तनावपूर्ण सीक्वेंस है जहां उन्हें जान जोखिम में डालकर वो एंटीना हासिल करना पड़ता है। पर वो ले आते हैं। हाँ, कामयाब हो जाते हैं। वो एंटीना लगाकर सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। संपर्क होता है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर है। एजेंट उनकी बात समझ नहीं पाता। तो फिर क्या? यहाँ जेक की होशियारी काम आती है। वो समझता है कि ड्रैगन की कहानी पर शायद कोई यकीन ना करे। हाँ, कौन मानेगा फोन पर? तो वो खुद को शेरिफ बताकर गैस धमाके की झूठी खबर देता है ताकि मदद जल्दी आए। वाह, ये तो स्मार्ट मूव था। एक तरह से जरूरी झूठ। हाँ, पर अफसोस सिग्नल कट जाता है बात पूरी होने से पहले। शिट, तो मतलब अब ये बिल्कुल साफ है, बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली। बिल्कुल, उन्हें खुद ही लड़ना होगा। यहीं से कहानी पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चली जाती है। हाँ, वे हथियार जमा करते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन फिर हमला करता है और फर्ले को घायल कर देता है। ओह नो! और फिर कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। क्या? डॉक्टर डेविड, वो घोंसले में जिंदा है। क्या? वो हाथ मिलने के बाद भी? हाँ, उसने न सिर्फ खुद को बचाया है बल्कि ड्रैगन के अंडे भी देखे हैं। अंडे? मतलब ये और भी बुरा है। हाँ, अब खतरा सिर्फ एक ड्रैगन का नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल का है। लेकिन ड्रैगन डेविड को पकड़कर शहर के पास चारा की तरह इस्तेमाल करता है। हाँ, जेक समझता है ये जाल है, लेकिन वो डेविड को छोड़ नहीं सकता। और यहीं पर फर्ले अपना बलिदान दे देता है। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जान दे देता है। ओह, ये बहुत दुखद है, पर बहुत बहादुरी वाला काम। बिल्कुल। जेक डेविड को बचा लेता है, लेकिन तभी बचाव के लिए आया हेलीकॉप्टर। नहीं, हेलीकॉप्टर आ गया था। हाँ, पर वो भी ड्रैगन का शिकार बन जाता है। अरे यार, मतलब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। हाँ, मरने से पहले डेविड अंडों की संख्या कंफर्म करता है 3 अंडे। तो अब मिशन बिल्कुल साफ है, ड्रैगन और उसके तीनों अंडों को खत्म करना है। हाँ, वरना ये तबाही कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, तो बचे हुए लोग जेक, क्लेयर, हैटन, कर्नल और घायल हेस आखिरी लड़ाई के लिए जंगल जाते हैं। उन्हें एक पुराना पावर जनरेटर मिलता है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी का सहारा। हाँ। वे ड्रैगन को करंट से मारने की योजना बनाते हैं। टेक्नोलॉजी बनाम प्राचीन शक्ति। क्लासिक। काम करती है योजना? नहीं, योजना विफल हो जाती है। ड्रैगन बच निकलता है और हेस मारा जाता है। ओह, एक और नुकसान। हाँ, ये एक और झटका है। कर्नल गुस्से में अंडों पर गोली चलाने लगता है। अरे, पर अंडे तो सबूत हैं या कुछ? नहीं, जेक उसे रोकता है। जेक समझता है कि अंडे अभी भी ड्रैगन को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही सोच है,
गुस्से में नहीं, स्ट्रैटेजी से काम लेना होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निराशा के बीच भी जेक रणनीतिक रूप से सोच रहा है। और यही उसे वो बड़ा कार्गो ट्रक नजर आता है। हाँ, एक नया ज्यादा खतरनाक आइडिया। वो अकेले ही अंडों को ट्रक में लोड करके ड्रैगन को फंसाने का फैसला करता है। हाँ, ताकि क्लेयर और बाकी लोग सुरक्षित रहें। ये नायक का चुनाती बलिदान जैसा लगता है। क्या करता है वो? इसके बाद एक रोमांचक चेस सीक्वेंस आता है। जेक हॉर्न बजाकर ड्रैगन का ध्यान खींचता है, उसे ट्रक से टकराने पर मजबूर करता है और फिर ट्रक को पूरी रफ्तार से एक पहाड़ की ओर ले जाता है। मतलब क्रैश करने वाला है। हाँ, और बिल्कुल आखिरी पल में जेक ट्रक से कूद जाता है, बच जाता है। हाँ, और ट्रक ड्रैगन और उसके अंडों के साथ पहाड़ से नीचे गिरकर एक जोरदार धमाके में फट जाता है। वाह, तो मतलब खत्म। हाँ, खतरा आखिरकार खत्म हो गया, वियरन मारा गया। जेक शहर लौटता है जहां क्लेयर और बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कहानी का अंत नायक की जीत के साथ होता है और जेक, जो शुरू में शहर छोड़ना चाहता था, हाँ, अब क्लेयर के साथ कुछ और समय रुकने का फैसला करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एक्शन कहानी नहीं, इसमें थोड़ा रोमांस और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है। हाँ, ये दिखाता है कि इस अनुभव ने उसे बदल दिया है, उसे उस समुदाय से जोड़ दिया है जिससे वो पहले कटना चाहता था। तो इस YouTube वीडियो के सार ने हमें अलास्का के एक छोटे शहर में घटी एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाई। हाँ, एक प्राचीन बर्फीला ड्रैगन ग्लोबल वार्मिंग से जागा और साधारण लोगों का असाधारण संघर्ष। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ कहानी सुनाने से ज्यादा ये सार हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? मतलब इसके पीछे का संदेश क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ये कई परतों पर सोचने को कहता है। एक स्तर पर ये क्लासिक मॉन्स्टर कहानी है, अज्ञात का डर, प्रकृति का प्रकोप। हाँ, वो तो है ही। लेकिन वो नॉर्स माइथोलॉजी और वियर्न की कहानी इसे गहरा आयाम देती है। क्या ये प्राचीन कहानियां सिर्फ मनोरंजन थी या उनमें किसी तरह की चेतावनी छुपी थी? ये सोचने वाली बात है। और इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना, जैसा आपने शुरू में कहा था, इसे बहुत समकालीन बना देता है, बहुत रिलेटेबल। हाँ, ये कहानी एक तरह से रूपक बन जाती है कि कैसे हमारे अपने काम, जैसे पर्यावरण में बदलाव, के अनपेक्षित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। बिल्कुल, जो शायद हमारे नियंत्रण से बाहर के प्राचीन खतरों को उजागर कर दें। प्राचीन यहाँ शायद रूपक ही है उन चीजों के लिए जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है। सही कहा। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे संकट के समय लीडरशिप, समुदाय और व्यक्तिगत साहस कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, जब सिस्टम जैसे शेरिफ या बाहरी मदद फेल हो जाता है तो साधारण लोगों को ही असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। जेक का एक बाहरी व्यक्ति से नायक बनने का सफर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। तो एक मॉन्स्टर मूवी के सार से भी हमें कहानी कहने की ताकत, मिथकों की प्रासंगिकता और शायद हमारे अपने समय के कुछ बड़े सवालों पर सोचने का मौका मिलता है। हाँ, ये सिर्फ बर्फ और ड्रैगन की कहानी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है और शायद यही हमें सोचना चाहिए, क्या हम उन प्राचीन चेतावनियों को सुनने के लिए तैयार हैं? कैसी चेतावनियां? वो जो शायद पुरानी कहानियों में या प्रकृति में हो रहे बदलावों में छिपी हों, या हम उन्हें तब तक नजरअंदाज करते रहेंगे जब तक खतरा हमारे दरवाजे पर ना आ जाए? ये गहरा सवाल है। ये कहानी इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, वाकई सोचने के लिए काफी कुछ है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे नए स्रोतों और उनकी गहराइयों में उतरने के लिए।